हेलो फ्रेंड्स, अशोक आयुष में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम 2018 का आज प्रश्न इकोनॉमी से संबंधित देखने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो आप उनको भी देख लीजिए और हम इकोनॉमी पे चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सिलेबस देखना है। आपको मैं बार बार वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको पीवाईक्यू देखने हैं, सिलेबस देखने बार बार। जितना ज़्यादा आप सिलेबस पीवाईक्यू देखोगे उतना आप सफलता के नज़दीक हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो हम मेंस के सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमसे अपेक्षा रखता है कि हमें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की होगी। ऐसा क्योंकि सिलेबस से पता चल रहा है कि वो हमको इंडिकेट करना चाह रहा है। इसका मतलब प्रीलिम्स की सेपरेट तैयारी नहीं होती, मेंस की सेपरेट तैयारी नहीं होती। ठीक है, आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स के भी, क्योंकि प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन समझ आधारित होते हैं और मेंस का भी आप जानते हो मेंस में अगर समझ नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को ही नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेंस और प्री दोनों के सिलेबस को समझ के पढ़ना है। क्योंकि शुरू में मैं क्वेश्चन सिलेबस देखता था प्रीलिम्स का, तो मुझे लगता था कि प्रीलिम्स के सिलेबस में डिफाइन नहीं चीज़ें, तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो हम मेंस के सिलेबस को देखने लगे। जैसे मेंस का सिलेबस देखा तो मेरे दिमाग में आने लगी ये चीज़ें कि मेंस के सिलेबस में ही चीज़ें डिफाइन है ठीक ठाक। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी, उनको बहुत ज़्यादा डिफाइन यूपीएससी ने अन्य मेंस के सिलेबस की अपेक्षा डिफाइन कर रखा है, जो दोनों में है, प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। एनवायरमेंट को तो थोड़ा हटा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफाइन है, लेकिन इन सब चीज़ों से जो है हमको दोनों में डिफाइन होता है वो दिखाई देता है। तो इसलिए हमको जो है दोनों को सिलेबस को अच्छे से देखना है। तो हम ज़्यादा समय यहाँ व्यर्थ ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में आपको चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि हम आपको थीम बार बार बताएंगे कि थीम कैसे रिपीट होती है। थीम रिपीट होती है, उन्हीं थीमों को आपको बार बार पढ़ना है। उन चीज़ों को जब बार बार आप पढ़ोगे तो आपको आगे हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो उसमें आपने प्रैक्टिस कर लोगे। फिर आगे हम जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देंगे आपको अच्छी खासी, 10,000 क्वेश्चनों की लगभग मैंने सोच रखा है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। क्योंकि बच्चों से मैं सपोर्ट के लिए बोलता हूँ कि जैसे कि मैंने मेंस का भी मैं अभ्यास सीरीज चला रहा हूँ, वो बच्चे ने कुछ पूछे हैं कि मेंस सीरीज बंद हो जाएगी क्या? ये बिल्कुल बंद नहीं होगी। ठीक है, मेन से पहले मैं आपको 1040 प्रश्न करा दूंगा, जैसे मैंने इसमें कराऊंगा वैसे उसमें भी करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, तो मैंने कुछ बच्चों से बोला, मतलब अपनी इस पूरी फैमिली से बोला, यूट्यूब फैमिली से, अशोका आईएएस टीम, मतलब अशोका आईएएस फैमिली से, तो मैंने कहा कि आपको जो है मेंस का मैं 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले लूँ क्या? 20 बच्चे से मैंने अपेक्षा रखी कि कम से कम मेरी मतलब कि फैमिली में लगभग 700 प्लस लोग हैं। मैंने 20 बच्चों से अपेक्षा रखी, 20 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने बोला कि हाँ सर करा लीजिए, बाकी ने किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अब बताइए, सपोर्ट इस तरह से नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो हिंदी मीडियम का कैसे रिजल्ट सुधरेगा? फिर कहते हो हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब जा रहा है, इधर उधर भटकते रहो। फिर चलिए चलते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य, देखिए यूपीएससी हमेशा इसे पूछता है, अगले 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में। ठीक है, अगले का तो नहीं, पिछले का ही देखता है कि पिछले 5 वर्षों में, ये लगातार 10 वर्षों में कोई चीज़ बढ़ी कि घटी है। तो जब आप भी पढ़ो तो उसको आपको, जैसे आपने डाटा देखा तो डाटा याद नहीं करना। मान लो कोई डाटा दिया है, ठीक है, कि मान लो 2011 में ये चीज़ 5% थी, 2012 में कोई चीज़ 10% हो गई, फिर 2013 में मान लो वो चीज़ 13% हो गई। तो अब आप देखोगे कि निरंतर बढ़ रही है। अब आपको याद नहीं रखना कि 2011 में 5 थी, 10 थी, 13 थी, ऐसे नहीं याद रखना। केवल आपको ये देखना है कि ये निरंतर क्या हो रही, बढ़ रही है सीरीज, मतलब 5 हो गई, 10 हो गई, 13 हो गई। तो यूपीएससी पूछ ले कि निरंतर पिछले 3 वर्षों में ये चीज़ बढ़ी है क्या? तो आपको तुरंत ये चीज़ समझ में आनी है कि जब आप पढ़ोगे कोई चीज़ तो निरंतरता को ध्यान रखना है, डाटा याद नहीं रखना, निरंतर कोई चीज़ बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक, इस तरह से प्रश्न है। जैसे इतिहास में कोई घटना दे दी तो निरंतर लगाने को बोल देता है कि इसको आप लगाइए, कि मान लो 1757 में कोई घटना हुई, ठीक है, फिर 1764 में कोई घटना हुई, फिर 1857 में कोई घटना हुई, तो आपसे वो घटना रख देगा कि प्लासी का युद्ध लिख देगा, बक्सर का युद्ध लिख देगा, ठीक है, 1858 की क्रांति लिख देगा, महाविद्रोह लिख देगा, फिर आपको कहेगा लगाइए। तो आपको सन याद नहीं करना है, उस घटना को देखना है कि कौन सी घटना पहले हुई। तो आपने कहा प्लासी पहले हुई, फिर बक्सर हुआ, फिर विद्रोह हुआ, 1857 का महाविद्रोह, तब आप उस घटना को निरंतर लगा पाओगे। ऐसे ही आपको पढ़ना है। ये चीज़ें कब होंगी? जब आप पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे। तो यहाँ कह रहा है पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू, मतलब घरेलू जब हमारे देश के अंतर्गत जो उत्पादन हुआ उससे अधिक रही है। अब ये आप जब आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखना है। तो अब आपको ये पुराना है, 2018 का प्रश्न है, तो ये तो दोबारा पूछेगा नहीं, तो आपको ये पढ़ना भी नहीं। लेकिन यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला? ये सीखने को मिला कि हमको आर्थिक समीक्षा जो नई आएगी, मतलब अभी 1 महीने बाद आ जाएगी फरवरी में, तो हमको उसको देखना अच्छे से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित, अब इन प्रश्नों को भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। अब आप ऐसे ही चीज़ों को पकड़ना है।
कि ऐसे ही जो है चीज़ों के पकड़ ली कि आप पढ़ते पढ़ते ये चीज़ें आ जाएंगी। अब आप ये मत जाना कि ये स्ट्रीम वर्ड बता रहा है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा बता रही हैं तो इनको मैं नकार दूंगा। जैसे कई सारे यूट्यूबर आजकल बता लेंगे, यूपीएससी ने पकड़ लिया ये चीज़, वो बीच में केवल सभी स्ट्रीम वर्ड रख देगा, लेकिन वो कथन सही होगा। स्ट्रीम वर्ड रख देगा, आप उसको गलत करके चले आओगे। लेकिन पूरा आपको समझना है। जब पूरा आपने लाइन कथन को पढ़ा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आप उसको गलत सही में तब निर्धारित करिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रीम वर्ड पकड़ लिए पूरे को गलत कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों को पढ़ना है। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न को, हमको थीम पकड़ना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उपरोक्त मदों में से कौन सा जीएसटी से संबंधित। इसका मतलब जीएसटी में अभी जो है स्लैब घटाई बढ़ाई गई है, तो इसका मतलब जीएसटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जाके इस जीएसटी जो है आप पढ़िए, पुरानी जीएसटी को भी पढ़ लीजिए, मतलब पुराना क्या सिस्टम था, अभी कुछ स्लैब्स घटाई गई हैं उसको पढ़ लीजिए। अब इनमें से उस समय नया नया आया था तो यूपीएससी ने ये चीज़ें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड आपसे पूछ लिया कि ये चीज़ें हैं क्या, छिलके उतरे अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे पकाए हुए, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री, समाचार पत्र। अब ये क्या एप्लीकेशन बेस्ड है, ये क्या सही है क्या? तो आप जब इनको करोगे तो कर लोगे सवाल। ठीक है, तो आपको जीएसटी पढ़ना जा करके। फिर कवा के बीच समाचारों में आने वाले पद, जो कि शब्दावलियां यूपीएससी पूछ लेता है। व्यापारी छूट दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्पष्ट रूप से मतलब कि बताता है या स्पष्ट करता है? ठीक, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। अब ये डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यहीं पढ़ते समय सीखो इनको कि क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके अन्य सवाल को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। जब आप अन्य सवाल करोगे तब आपको बताएंगे कि अच्छा इसको आपने पढ़ रखा, तब ये अब ये क्या होता है, व्यापारी छूट दर क्या होती है, इसको जाके पढ़ लो। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाए जाने वाला शुल्क है। यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों पॉइंट ऑफ सेल मशीन बताना क्या होती है, पीओएस पॉस मशीन। ठीक है, बताना क्या होती है। मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है। ठीक है, तो ये चीज़ अब ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे जिसको पता होगा पॉस मशीन क्या है। फिर इसके बाद आप कहोगे व्यापारियों को छूट है, उसकी रेट है, मतलब दर है, ये किससे संबंधित है। आपको ऊपर से कोई समझ में नहीं है, लेकिन आपको अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक, मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा, केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। फिर आप एफआरबीएम एक्ट है, ये आप बेसिक आप जो है जब आप पढ़ोगे, बैंकिंग पढ़ोगे, जीडीपी पढ़ोगे, अन्य चीज़ें पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें राजकोषीय दायित्व और बजट, जब आप बजट पढ़ोगे तो ये आपको बेसिक पढ़ने को मिलता है। तो वहीं पर आपको पढ़ लेना है कि ये क्या चीज़ है। 2003 का अधिनियम है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसका मतलब आपको एफआरबीएम एक्ट अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब कुल मिला के आपको लोक वित्त पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस, ये आप जा करके पढ़िए आज। ठीक, अभी तक मैं बैंकिंग बताता था, आज मैं लोक वित्त बता रहा हूँ। फिर इसके बाद बजट बताऊंगा, अभी 1 महीने बाद बजट भी आएगा, अभी से तैयार कर लीजिए उसकी शब्दावली वगैरह, तो आगे आपको उसका फायदा मिलेगा। पढ़ते समय आपको चीज़ें ज़्यादा भटकनी नहीं पड़ेंगी। अब ये सवाल जो है अब नहीं दोबारा आएगा, लेकिन ये है कि इसी तरह का सवाल यूपीएससी बनाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये डाटा वगैरह आज के जो नए आएंगे उनको पढ़ लोगे तो ये सवाल कर लोगे। चलते हैं सीधे लीगल टेंडर मनी, या आप नॉर्मल पढ़ते हो, बेसिक शब्दावली है, आप जाकर के इसको पढ़िए। अब क्या कह रहा है, लीगल टेंडर मनी कहाँ यूज होती है, मतलब सही वर्णित करता है। कुल मिला के बात ये है, तो न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में मुद्रा, देखिए जिसको नहीं नॉलेज होगा तो कराएगा गलत सलत। वो मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटान के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलो आदि के रूप में बैंक मुद्रा है। किसी लेन देन में चलन में धातु मुद्रा है। अब क्या है लीगल टेंडर मनी, क्या होती है, इसको आप पढ़िए। ठीक है, मनी के और भी प्रकार होती हैं, उनको भी पढ़िए। फिर इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, मतलब कि एक एटीएम को दूसरे एटीएम से, ऐसे सारे एटीएम को एक साथ जोड़ता है। कौन जोड़ता है, भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन जोड़ता है क्या, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड जोड़ता है क्या, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ता है क्या, मतलब कि एनपीसीआई जोड़ता है क्या, भारतीय रिजर्व बैंक जोड़ता है क्या। अब आपको ये बेसिक चीज़ें मैं सॉल्व करना बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि डिटेल आंसर लेकर के आएंगे तो वहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे, कैसे आपको आंसर तक पहुँचना है। अभी आपको जाकर के बैंकिंग पढ़नी है, वहीं पर एटीएम की व्यवस्था कैसी होती है उनको भी थोड़ा सा जाकर के देख लेना है। ठीक है, बैंकिंग आपको पिछली बार भी मैंने कई बार बताया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ भारतीय बैंक एसोसिएशन देख लेना क्या होता है, हल्का फुल्का। फिर ये पढ़ लेना नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या होता है, एनपीसीआई, ये तो आपको पता ही है, इसको भी पढ़ लेना है। पेमेंट बैंक से इससे क्या लेना देना है। ठीक है, फिर इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक पढ़ लेना है। थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ोगे तो चीज़ें जो है आपकी तैयार होती हुई चली जाएंगी। फिर अब ये फिर आ गया CAR, वो राशि जिसे, फिर बैंकिंग में बेसिक चीज़ें हैं,
आप इनको पढ़ ही लोगे, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए, केवल मैं आपको थीम बताने आया हूँ। यहाँ पर पॉज करिए, इनको पढ़िए। आपको यहीं पर बैंकिंग, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग को तो आप समझ लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल इससे प्रश्न बनता है। चीज़ों को बेसिक समझ अच्छी होगी तो क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में होगे। आपका वेटेज भी, इसका वेटेज आप जानते हो कि लगभग 18-19 प्रश्न इससे आ ही जाते हैं। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से भी मान के चलो 15 प्रश्न आते हैं। इकोनॉमी आपका अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है, उससे भी आपके 18 प्रश्न बन जाएंगे। एनवायरमेंट से भी आपके अच्छे सवाल बन जाएंगे। ज्योग्राफी से भी 4-5 सवाल बन जाएंगे, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ। फिर आप साइंस टेक से भी देखोगे तो उससे भी 7-8 सवाल बन जाएंगे। हिस्ट्री से भी बन जाएंगे, हिस्ट्री को भी ठीक ठाक भी तैयार कर लोगे, नहीं भी आपकी अच्छी है तब भी आप तैयार लोगे तो 10 सवाल तो आपके बन ही जाएंगे। और बेसिक सवाल होते हैं हिस्ट्री के भी, मैं बताऊंगा, अगर आपकी बेसिक समझ अच्छी है तो हिस्ट्री के भी सवाल आपके रुकेंगे नहीं, हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कंप्लीट करते रहिए सिलेबस को, हो जाएगा। तो बैंकिंग में आप CRR वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक। फिर आप निम्नलिखित तथ्यों पर विचार, एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है इसको आप देखिए। नॉर्मल आपको पता होगा, हल्का फुल्का समझ होगी तो आप इस क्वेश्चन के मतलब आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन आपको मानव पूंजी निर्माण अच्छे से जाकर के पढ़ना है। किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं की वृद्धि हो पाती है। गोचर धन का संचय हो पाता है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। अब क्या है इनमें, कुछ मिलता जुलता आपको समझ में आ जाएगा, आप पहुंच जाओगे वहां तक। तो इसका मतलब पहले आपको, मैं यहाँ पर मिलता जुलता की वो अलग बात है, हम डिटेल एनालिसिस में ये चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि मानव पूंजी फॉर्मेशन जाकर के अच्छे से देख लेना है, ठीक। फिर आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अच्छे से जाकर पढ़िए। कौन कौन सी फसलें आती हैं, हाल में कोई फसलों में बढ़ोतरी घटोतरी की गई है उनके मतलब कि प्राइस में, दामों में, तो UPSC उससे सवाल पूछने की स्थिति में रहता है। अब इसमें आपको देखना है कि अनाजों की कितनी फसल है, ठीक है, 3 भागों में बांटो। तिलहन की कितनी फसल है, दलहन की कितनी फसल है, ठीक है, दलहन की कितनी फसल है। अब तीनों में कितनी कितनी फसल है इनको बांट लो। UPSC अगली बार हो सकता है कि केवल रख दे कि अनाजों की 7 फसलें हैं, गलत लिख देगा। तिलहन की 10 फसलें हैं, दलहन की, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। 10 दलहन की 5 फसलें हैं, हो सकता है आपको करेक्ट पता हो कि नहीं इसमें 7 फसलें हैं, तो आप उसको गलत कराओगे, मतलब सही कराओगे। इसलिए आपको इनको पढ़ना है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए कि MSP में कौन कौन सी फसलें आती हैं दायरे में, तो आपको अच्छे से पता होगा। जो चीज़ें आपको पता होंगी कि ये चीज़ तो नहीं आती तो आप उसको हटा ले जाओगे, ठीक है, एलिमिनेट करोगे, आंसर आपके हाथ में होगा। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण, फिर पूंजी निर्माण है, वहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन था, यहां पर क्या पूछ रहा है, पूंजी कैपिटल फॉर्मेशन पूछ रहा है। महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि परिणामित नहीं हो पाता, किस पे परिणामित नहीं होता, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण किसके कारण नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी। कमजोर प्रशासन तंत्र के कारण, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण, निरक्षरता के कारण, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। यदि सरकार कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होगा, विकल्प लागत शून्य होती है, विकल्प लागत की अपेक्षा की जाती है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। अब ये क्या है, इसका मतलब आपको क्या पढ़ना है, सरकार जो भी जन कल्याण करती है उसकी व्यवस्था को आपको देखते रहना चलता है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे तो ये चीज़ें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको कॉमन सेंस में करना भी होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते उनको छोड़ना भी होता है। तो जब हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो इन प्रश्नों को, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम कहेंगे कि इन प्रश्नों को छोड़ने के लिए ही आए हुए हैं, इन पर जबरदस्ती इनको थोपना नहीं, करना ही नहीं है सारे प्रश्नों को, ठीक है, इसी तरह करिए। तो यहाँ देखिए GNP, GDP, नेशनल इनकम, मैंने पिछली बात भी बताया, पिछली क्लास में भी बताया था, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। अब क्या है GNP, GDP, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो ये नीचे पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको GNP, GDP ये सब, नेशनल इनकम जा करके पढ़ना है। नेशनल इनकम आपको अच्छे से पढ़ना है, जा करके पढ़िए, ठीक। बैंकिंग पढ़ना है, लोक वित्त पढ़ना है आपको, पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, ये 3 चीज़ें आप जाकर के आज पढ़िए, ठीक है। हम चलते हैं, देखिए जब बहुत ज़्यादा प्रश्न है, मतलब प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है इसमें, 18 के आसपास है, तो उन प्रश्नों को जब तक, मतलब 19-20 है प्रश्न, 20 प्रश्न है, सॉरी 16-17 प्रश्न है, 16 प्रश्न है, स्लाइड 20 बनी हुई है तो मैं उधर दिमाग मेरा चला गया। तो यहाँ पर 16 प्रश्न है, तो इसलिए जो है हमको डिटेल एनालिसिस लेकर के आना ही आना है। तो हम बार बार क्यों प्रश्नों को यहाँ पर करें, यहाँ पर केवल आपको थीम बता के चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के संचालन के लिए, फिर बैंकिंग आ गया। बैंकिंग आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डिटेल एनालिसिस हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, तो इन प्रश्नों को कैसे करना है, सॉल्व करना है, उसकी हम वहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है।
बाकी आपको बैंकिंग जाके पढ़ना है। इसको पॉज करिए, इस प्रश्न को देखिए, समझिए, ना आए तो कमेंट करिए। फिर भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, कि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। इसका मतलब फिर बैंकिंग आ गया, जोड़ के पूछ लेता है। बैंकिंग और सरकार के कामकाज को आपस में जोड़ करके पूछ लेगा, मतलब राजकोषीय नीतियों से और मौद्रिक नीति दोनों को एक साथ मिला के पूछ लेगा। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकार कोई कोष जारी नहीं करती। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये वहाँ पर पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। कोष ऑफर, कोष पत्र मतलब ट्रेजरी बिल ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। आपको तो कंफर्म ही होगा ये चीज़ कि ये चीज़ बट्टे में ही जारी की जाती है, तो आप तुरंत उसको पता चल जाएगा ये 3 तो सही है। तो आपको ये लगेगा कि ये ऑप्शन तो नहीं है। मैं यहाँ पर सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना मैं वहाँ पर बताऊँगा डिटेल एनालिसिस में। आपको जाकर के बैंकिंग पढ़ना है अच्छे से, ट्रेजरी बिल भी पढ़ना है, ठीक। फिर आप चलिए भीम, उस समय देखिए ये काफ़ी चल रहा था भीम ऐप, यूपीआई, उससे यूपीएससी ने सवाल बनाया। इसका मतलब कि बैंकिंग संबंधित कोई नई इनोवेशन या नया कुछ आया है तो उसके बारे में आपको नजर रखनी है। इसका मतलब करंट अफेयर को नजरअंदाज नहीं करना है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, ठीक। फिर आगे हम चलते हैं अप्रवासी सत्वों। अब इनके लिए तुरंत इंग्लिश वर्जन देखो, सत्वों क्या होता है। द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन व सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप करंट अफेयर में जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको नजर आएंगी कि ये किस चीज़ का कर है, टैक्सेशन से संबंधित है। टैक्सेशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें, लोक वित्त जब आप पढ़ोगे, लोक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, तो आपको ये चीज़ें आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी। बाकी आप करंट पे दिमाग लगाते रहिए कि हो सकता है यूपीएससी कोई करंट में, जैसे आपको बताया इस बार 12% तक की आय वालों को मतलब कि 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स माफ़ है। और टैक्स की स्लैब होती है कि 3 लाख से, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, 1 लाख से 3 लाख तक 0% लगेगा, ठीक है। फिर 3 लाख से 5 लाख, 6 लाख तक, 8 लाख तक, 7 लाख तक इतना % लगेगा। फिर 7 लाख से 12 लाख तक कुछ ऐसा लगेगा। उस स्लैब में बताऊंगा जब आपको लोक वित्त या प्रश्न कोई चर्चा कराऊंगा उस पर, ठीक है। तो आपको इस तरह से जब आप पढ़ोगे चीज़ें तब आपके प्रश्न सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको और जाकर क्या क्या पढ़ना है, 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। आपको बैंकिंग पढ़नी है, ठीक है, और आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, लोक वित्त पढ़ना है, करंट पे नज़र रखनी है, तीसरी चीज़ आपको नेशनल इनकम पढ़ना है। ये 3 चीज़ें पढ़ो। अभी आपकी वर्ल्ड इन इक्वलिटी रिपोर्ट आई हुई है, उसको थोड़ा सा देख लेना जाकर के करंट में, ठीक है। यूपीएससी उससे सवाल पूछ लेगा, कौन जारी करता है, क्या है, विश्व की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ऐसे देख करके फिर बताना जैसा भी हो। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।